ये हैंडराइटिंग एनालिसिस एक ऐसा प्रूवन साइंस है जो विदेशों में डेवलप किया गया है। सालों साल के एक्सपेरिमेंट के बाद इसको डेवलप किया गया है विदेशों में, और विदेशों में इसका बहुत पहले से इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इंडिया में धीरे धीरे इसका अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा, इतना पावरफुल साइंस है, जब इसको आप समझोगे, इसकी हकीकत को या इसके बारे में जानोगे अच्छी तरीके से, कि इसके रिजल्ट और इसके फ़ायदे को जानोगे कि हाँ, ये कितना अच्छा साइंस है, प्रूवन साइंस है ये। अब इसमें मैंने लिखा है सीक्रेट्स ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग में कुछ ऐसी सीक्रेट्स चीज़ें होती है जिसको पहचान करके, जिसको एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि ये पर्सन किस नेचर का हो। सीक्रेट्स ऑफ हैंडराइटिंग का मतलब कि हैंडराइटिंग में क्या कुछ अल्फ़ाबेट किस तरीके से लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के कि किस अल्फ़ाबेट्स में कौन सी बातें छुपी हुई होती है। ये हैंडराइटिंग एनालिसिस से पता चलता है किस बच्चे का क्या नेचर होगा इन फ्यूचर या प्रेजेंट में। और इससे क्या क्या पता चल सकता है, ये बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाना कि बच्चा भविष्य होता है, फ्यूचर होता है। ये इतना बेहतर साइंस है जिससे कि हम बच्चों के हैंडराइटिंग को एनालाइज करके उसके मेंटलिटी को, बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके थॉट पैटर्न को, उसके मेंटल स्टेटस को हम पता लगा सकते हैं कि उसका फ्यूचर में कैसा होने वाला है ये सारा स्टेटस। जब वो बड़ा होगा तो उसके रिलेशनशिप के बिहेवियर में भी चेंजेस आता रहेगा। अगर उसकी हैंडराइटिंग साइंटिफिक नहीं है तो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा, अगर उसकी बचपन से हैंडराइटिंग साइंटिफिक नहीं है तो। क्योंकि हैंडराइटिंग में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे राज छुपे होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है सीक्रेट्स ऑफ राइटिंग, सीक्रेट्स ऑफ हैंड राइटिंग। आप देखना, हर बच्चे की राइटिंग अलग अलग होगी, हर पर्सन की राइटिंग अलग अलग होगी, क्योंकि उनकी थॉट पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, राइट। तो रिलेशनशिप बिहेवियर, उसका इन फ्यूचर या प्रेजेंट में कैसा रिलेशनशिप रहेगा किसी के साथ, चाहे पेरेंट्स के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, या आगे सोसाइटी में कैसा रिलेशनशिप होगा। फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा इन फ्यूचर। जी हाँ, राइटिंग एनालिसिस में, हैंड राइटिंग में फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी राज छुपा हुआ होता है। जो बच्चे बचपन से साइंटिफिक हैंड राइटिंग नहीं लिखते हैं, उनको इन फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, फिर भी उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। इसके बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट होते हैं और किन किन चीज़ों को कवरेज करता है। इसलिए बच्चों के लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए हैंड राइटिंग साइंटिफिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हैंड राइटिंग एनालिसिस के बेनिफिट। अब मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट है। स्टडी ये कहती है कि बच्चा 7 साल से 14 साल के बीच, 7 to 14 ईयर्स के बीच, जो माइंड में उसके परसेप्शन बन गए, जो माइंड में थॉट पैटर्न क्रिएट हो गए, वही फ्यूचर डिसाइड करता है कि वो बच्चा कैसा होगा, किस मेंटेलिटी का होगा, क्या उसके लाइफ के गोल होंगे, कितने बड़े गोल होंगे, और क्या क्या उसको प्रॉब्लम आने वाली है या आ सकती है। हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। कौन बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या इन फ्यूचर उसका ये कंडीशन रहेगा, ये राइटिंग से पता चल जाएगा। राइटिंग अगर वैसे का वैसे ही रहा, और उनका जो राइटिंग है ये बताता है कि ये हाईली इंट्रोवर्ट होंगे या फिर ये हाईली एक्सट्रोवर्ट होंगे। अब ये दोनों ही अच्छा नहीं होता है। हाईली इंट्रोवर्ट और हाईली एक्सट्रोवर्ट, ये दोनों ही अच्छे नहीं होते। हाईली इंट्रोवर्ट में क्या होगा, बच्चे आगे चल के जब बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी राइटिंग वैसी रहेगी, तो वो अपनी इमोशन को अंदर ही अंदर, अपनी इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाए रखेंगे, चाहे इमोशन अच्छा हो या फिर बुरा हो, उनके साथ कोई घटना घटी हो या फिर उनके साथ कुछ अच्छी हैपनिंग हुई हो, यानी वो कुछ नहीं बताना चाहेंगे, वो चुपचाप रहेंगे, अपने आप में दबाए रखेंगे। वो शायद ही मुश्किल से कभी हंसेंगे। अगर सब कोई किसी बात पे हंस रहे हैं, उनके चेहरे पे हंसी उतनी नहीं आएगी या वो नहीं हंसेंगे, क्योंकि वो इमोशनल है ही नहीं, इंट्रोवर्ट नेचर के हैं वो, उनका राइटिंग भी वैसा ही होगा। अब ये अच्छा तो है नहीं। अब ये हाईली एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, हाईली एक्सट्रोवर्ट ठीक इसका उल्टा होगा।
हाईली एक्सट्रोवर्ट ठीक इसका उल्टा होगा, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हंसेंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन, इसको इंट्रोवर्ट में अकेलापन में ज़्यादा खुश रहेंगे, अकेलापन उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्सट्रोवर्ट में क्या होगा कि ठीक इसका उल्टा, एक्सट्रोवर्ट में ठीक इसका उल्टा होगा कि उनको वो अकेलापन उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो हमेशा उनको कोई ना कोई किसी ना किसी का कंपनी चाहिए, कोई साथी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे। और जब कोई हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो घर की, अपनी फैमिली की प्राइवेट बातें भी दूसरों से शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनसे उनके पेट में हज़म ही नहीं होता, बात किए बिना वो रह नहीं सकते, हंसे बोले बिना रह नहीं सकते। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के फ्रेंड्स बन जाते हैं, और कभी कभी ये धोखा भी खाते हैं। जब हाईली एक्सट्रोवर्ट होंगे तो कभी कभी वो इनको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो ये होता है, इससे राइटिंग से पता चल जाता है इंट्रोवर्ट कौन कितना है और कौन कितना एक्सट्रोवर्ट है। बैलेंस राइटिंग है तो वो बैलेंस्ड होंगे, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होंगे, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, और ये दोनों होना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का कैसा है ये भी उनकी राइटिंग से पता चलेगा, और कंसंट्रेशन लेवल अच्छा करने के लिए राइटिंग उनकी इम्प्रूव की जाएगी, साइंटिफिक बनाई जाएगी, तो फिर वो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि राइटिंग कैसे इम्प्रूव की जाएगी, क्या हम एनालाइज करते हैं, साइंटिफिक राइटिंग कैसी होती है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा जब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। राइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जी हाँ, कुछ लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, रिजिड होते हैं, और उनके लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। तो विदेशों में बहुत सारी कंपनियां भी हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाती हैं। तो विदेशों में बहुत सारी कंपनियां भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाती हैं कि ये पर्सन फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये पर्सन में स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये हमारे पास टिक के काम करेगा या नहीं करेगा, ये अपने बॉस का कहना मानेगा कि नहीं मानेगा। तो जॉब करने वाले लोग अगर फ्लेक्सिबल नेचर के नहीं है, स्टेबल माइंडसेट के नहीं है, तो फिर वो जॉब नहीं कर पाएंगे, रिजिड पर्सन जॉब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों में एम्प्लॉय का हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाती है। एंगर मेंटेलिटी के कितने पर्सन है? एंगर मेंटेलिटी के वो तो बचपन से ही होता है, और राइटिंग ही इसकी खराब है पहले से, तो एंगर मेंटेलिटी का तो होगा ही होगा। ठीक है, एनर्जेटिक, कितनी एनर्जी लेवल होती है, या कितनी एनर्जी लेवल, एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कि किसी काम को करने का जज्बा, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावर है। ठीक है, तो वो एनर्जी लेवल हाई है या लो है, ये भी उसकी राइटिंग से पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी भी होना अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी अगर होगी उसकी राइटिंग अलग होगी, और वो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी वो काम का पर्सन तो रहेगा लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करेगा, हद से ज़्यादा गुस्सा करेगा। ठीक है, उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल माइंडसेट। ये अनप्रेडिक्टेबल माइंडसेट की भी राइटिंग होती है इस तरीके के कि वो पता ही नहीं चलेगा किस बात पे हंसेगा, किस बात पे रो देगा, किस बात का बुरा मान जाएगा। वैसे लोगों से बात करने से लोग थोड़ा पीछे हटते हैं, पता नहीं खरूस है कैसा, मतलब बात मानेगा कि नहीं मानेगा, क्या पता डांट के भगा दे। वो आगे चल के धीरे धीरे ऐसे ही बिहेवियर बनता जाता है। इसलिए ऐसे लोग थोड़ा सा जो है, ऐसे लोगों से बात करने से भी लोग फैमिली में या बाहर में लोग डरते हैं कि क्या पता गुस्सा हो जाए, बात करे ना करे, अजीब सी बात है कुछ कह दे, यानी अनप्रेडिक्टेबल माइंडसेट के होते हैं। मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड, अंदर से टूटा टूटा सा रहता है, डीमोटिवेटेड रहता है। राइटिंग में उसकी गड़बड़ है तो डीमोटिवेटेड रहेगा, और अच्छी राइटिंग है जाने अनजाने में, साइंटिफिक राइटिंग है तो मोटिवेटेड रहेगा अंदर से। ठीक है, अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। उसके बाद प्रेजेंट, बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट ओरिएंटेड एंड फ्यूचरिस्टिक। अब यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो होते तो प्रेजेंट में है, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, वो माइंड उनका प्रेजेंट पास्ट में, पढ़ाई कर रहे हैं वो, माइंड उनका पास्ट में है, दोस्तों के पास है, स्कूल में है, कहीं पार्टी फंक्शन में गया हुआ था पास्ट में कभी, वो वहाँ पे गुम हुआ पड़ा है, प्रेजेंट में वो नहीं है। ठीक है, उसकी भी राइटिंग वैसी होगी, इसलिए वो पास्ट ओरिएंटेड पर्सन है। प्रेजेंट ओरिएंटेड पर्सन सही होते हैं, उसकी राइटिंग बताती है वो प्रेजेंट ओरिएंटेड है या नहीं है। फ्यूचरिस्टिक पर्सन भी वही होते हैं, अभी प्रेजेंट में होंगे, जो काम कर रहे हैं वो आगे तक का सोचेंगे, जो
आगे का टाइम अभी आया नहीं है, वो बहुत दूर तक का, बहुत पहले तक का फ्यूचरिस्टिक पर्सन जो ना तो पास्ट के बारे में सोचेंगे ना प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, ये भी अच्छा नहीं है। तो उसकी सबको बैलेंस करने वाली एक अलग राइटिंग होती है, अच्छी राइटिंग होती है, साइंटिफिक राइटिंग होती है, जिसके बारे में हम एनालाइज करके हम बता पाते हैं। टाइम यूटिलाइजिंग, टाइम वेस्टिंग पर्सनालिटी, वो भी एक राइटिंग होता है। जो बच्चा टाइम यूटिलाइज कर पाता है, या टाइम वेस्टिंग पर्सनालिटी क्या है, ये भी उसकी राइटिंग से पता चलता है। अगर वही राइटिंग टाइम वेस्टिंग वाली राइटिंग है तो आगे चल के बड़ा होकर के भी टाइम वेस्टिंग ही करता रहेगा, अपने लाइफ में टाइम वेस्ट करता रहेगा, कुछ आउटपुट नहीं निकालेगा, टाइम यूटिलाइज नहीं करेगा। अब आते हैं वायलेंट, अब्यूजिव एंड इगोइस्टिक। ऐसे भी पर्सन होते हैं जो वायलेंट होंगे, अब्यूजिव होंगे, उसकी राइटिंग से पता चल जाएगा ये पर्सन कितना वायलेंट हो सकता है, कितना अब्यूजिव हो सकता है, कितना इगोइस्टिक हो सकता है, राइट। थिंकिंग फ्रॉम माइंड हर्ट, कुछ लोग होते हैं जो दिल से सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो माइंड से सोचते हैं। आप बताओ, माइंड से सोचने वाले अच्छे होते हैं या दिल से सोचने वाले अच्छे होते हैं? माइंड से सोचने वाले अच्छे होते हैं। दिल से सोचने वाले तो कभी भी कोई भी उनका दिल चुरा सकता है, राइट। दिल से सोचने वाले, उनका दिल काबू में नहीं होता है। एक बार किसी ने आई लव यू बोल दिया या बोल दी तो सारी चीज़ें छोड़ के उसके पीछे अपनी जान देने को भी तैयार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं। मैनिपुलेट ऐसे लोगों को कोई भी कर सकता है, कोई भी लालच दे करके किसी भी तरीके का, ठीक है, वो क्योंकि वो दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, दिल में लालच भी होती है कई बार, तो ऐसे लोग कभी कभी बहकावे में आ सकते हैं किसी के थोड़ी सी लालच में, ठीक है। या फिर वो उन्हें झूठ कोई बोलेगा कि ऐसी सी बात है, ये प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो ऐसे लोग धोखा खाएंगे। दिमाग से सोचने वाली पर्सनालिटी है या दिल से सोचने वाली पर्सनालिटी है, ये भी राइटिंग में छुपा होता है राज। हाँ जी, आईक्यू लेवल बच्चों का कैसा होगा? उसकी राइटिंग अगर साइंटिफिक है तो आईक्यू लेवल भी अच्छी होगी। सुसाइडल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुसाइडल मेंटेलिटी। कोई भी इंसान नहीं जानता, कभी भी लाइफ में कोई भी गार्जियन नहीं जानता कि किसके साथ क्या हो जाएगा। जिस घर में, जिस फैमिली में या जहाँ भी ये चीज़ें घटनाएं घटी है सुसाइड की, उसकी राइटिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ रहा होगा, ठीक है। तो सुसाइडल मेंटेलिटी के कौन से लोग हो सकते हैं, ये भी उसकी राइटिंग में छुपा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत काम की चीज़ है समझना इन चीज़ों को, कि इतने बड़े बड़े राज राइटिंग से पता चलता है और राइटिंग में छुपा होता है कि कौन किस तरीके से लिखेगा तो आगे चल के उसकी मेंटेलिटी वैसी होती जाएगी। तो है ना बहुत यूज़फुल साइंस। इस साइंस मैं समझता हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस हर किसी को एक बार कराना चाहिए। स्टूडेंट को तो ख़ास तौर पे ज़रूर करवाना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों का ज़रूर करवाना चाहिए। बच्चे फ्यूचर होते हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए उनका सारा चीज़ तो पेरेंट्स देखते ही, उसका टेक केयर करते हैं। लेकिन इन बातों से अनजान है कि ये भी एक साइंस है कि हैंडराइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है, और हैंडराइटिंग अगर सही रहा तो फिर बच्चे को आगे कोई दिक्कतें नहीं आ सकती है। इन बच्चों का आगे चल के एवरेज गोल होगा या हाई गोल होगा, किसी भी चीज़ में बहुत सारा गोल तो पढ़ाई करने के बाद डिसाइड होता है ना, एवरेज गोल होगा या हाई गोल होगा। एवरेज गोल का मतलब ये होता है, ठीक है, किसी तरीके से सेट हो गया, छोटी मोटी चीज़ों में भी सेट हो गया, बाकी और कोई चाहत नहीं है लाइफ में, और कुछ ग्रो करने का चाहत नहीं है। एवरेज गोल वाले जो होते हैं एवरेज लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं, उनको हायर गोल की चाहत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनकी राइटिंग ही पहले से वैसी बनी हुई है, बचपन से उनकी राइटिंग ही एवरेज वाली है, ठीक है। साइंटिफिक राइटिंग है ही नहीं हाई गोल वाली, साइंटिफिक राइटिंग होगी हाई गोल की, ठीक है, वो उनका गोल हाई रहेगा और गोल वो अचीव करेंगे। अच्छा, इस हाई गोल में भी एक बात होती है, राइटिंग में हाई गोल तो है, कुछ ऐसे रिमार्क्स होते हैं हाई गोल तो है बट अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, मतलब उन्होंने राइटिंग में ही गड़बड़ कर रखा है, गोल अचीव ही नहीं हो सकता। पहुंचते पहुंचते सक्सेस के
सक्सेस के सीढ़ी पे पहुंचते पहुंचते वो फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। मतलब सांप सीढ़ी और स्नेक एंड लेडर गोल में किसका गोल अचीवेबल है, किसका गोल नॉट अचीवेबल है, ये उसकी राइटिंग में राज छुपा होता है। तो अचीवेबल गोल वाली उसकी राइटिंग अगर है तभी वो गोल अचीव कर पाएंगे, वरना लाइफ में हाई गोल की राइटिंग है बट थोड़ा सा कुछ ऐसा डिफरेंस होता है उस राइटिंग में जो उनका गोल अचीव नहीं हो पाता है। पहुँचते पहुँचते सक्सेस के पायदान पे पहुँचते पहुँचते रह जाएंगे, फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सांप सीढ़ी वाला खेल होता है ना, लूडो में लोग खेलते हैं, ऊपर पहुँच गए वो फिर से उसके सांप के पूंछ पे आ गए। ठीक है ना, तो ऐसा बहुत बार होता रहेगा उनके लाइफ में उतार चढ़ाव, बट सक्सेस पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये हाई गोल एंड एवरेज गोल वाले की हैंड राइटिंग भी अलग होती है। चीटिंग पर्सनैलिटी, चीटिंग मेंटेलिटी, ऐसे भी लोगों की राइटिंग अलग होती है जो राइटिंग से पता चल जाएगा किन बच्चों का आगे चल के वो चीटिंग मेंटेलिटी के होंगे अगर ऐसी राइटिंग रही तो। पर्सनैलिटी एंड चीटिंग मेंटेलिटी के लोग का भी राइटिंग अलग होता है जो साइंटिफिकली ठीक किया जा सकता है। सुसाइडल मेंटेलिटी का तो मैंने बता ही दिया, वो सुसाइडल मेंटेलिटी की राइटिंग होती है जो लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अचानक से कुछ ऐसी बात होती है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतनी सी बात पे इसने ऐसा कर लिया। कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो झेल नहीं पाते क्योंकि उनकी राइटिंग में गड़बड़ है। ठीक है ना, इसलिए बचपन से क्यों मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बचपन से ही राइटिंग अगर सही हो, साइंटिफिक हो, तो आगे चल के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बच्चों के अलावा और कौन यूज हो सकता है? जैसा कि मैंने बोला आपको, विदेशों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का करवाते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस कि वो एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है कि ये एम्प्लॉय हमारे पास हमारे कंपनी में करने के लायक है कि नहीं। इंटरव्यू तो एक अलग प्रोसेस है, इंटरव्यू में नॉलेज पता चलता है, एक्सपीरियंस पता चलता है, वो सब एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मेंटल स्टेटस ठीक है कि नहीं ये हैंडराइटिंग एनालिसिस से पता चलता है। तो विदेशों में ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कराता है, और भी ये जो भी सारी चीज़ें विदेशों में हर जगह हर चीज़ में यूज़ होता है, स्टूडेंट के ऊपर भी यूज़ होता है। ये और कहाँ यूज़ हो सकता है? मेरे कहने का सेंस कि ये और कहाँ यूज़ हो सकता है? जिस भी पर्सन की शादी होने वाली है ना, जिस पर्सन की शादी होने वाली है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने होने वाले जीवन साथी का भी हैंडराइटिंग अगर चेक कराया जाए तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम निकल के आ सकता है और वो मेंटल स्टेटस उसका पता चल सकता है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें पता चल सकता है, ताकि बहुत कुछ जो आप अनजान रहते हैं शादी के बाद पता चलता है वो शादी से पहले ही पता चल सकता है। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि इसमें हैंडराइटिंग एनालिसिस में, अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि ये हैंडराइटिंग एनालिसिस ठीक है, मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस में मुझे लगता है कि आप ये चेक करोगे कि हैंडराइटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। नहीं, सुंदरता हम नहीं देखते हैं हैंडराइटिंग में। साइंटिफिक हैंडराइटिंग का एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एक अल्फाबेट है टी बहुत हर लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग टी ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग टी ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग टी ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग टी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कुछ लोग टी ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग, अच्छा ये और भी वैरायटी हो सकती है टी लिखने का, और भी वैरायटी हो सकती है और होती है। टी में कुछ लोग ऊपर में ऐसे टी लगाते हैं, कुछ लोग बीच में लगाते हैं, कुछ लोग नीचे में लगाते हैं। ठीक है ना, हर तरह के अल्फ़ाबेट में अलग अलग राज छुपा हुआ है। अब कौन सा टी साइंटिफिक है ये एनालाइज करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे लिख रहा है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस में हम क्या देखते हैं। सुंदरता नहीं देखते हैं कि कितनी अच्छी राइटिंग हो रही है, कितनी अच्छी राइटिंग, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ठीक है, वो हम नहीं देखते हैं। कितना साइंटिफिक है या नहीं है, हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसको उसकी थेरेपी देते हैं, फिर हम उसकी थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट लेटर एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जी। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, और भी वैरायटीज हैं इसकी भी, अलग अलग जी लिखते हैं।
कौन सा जी साइंटिफिक है, यही चेक करते हैं। कौन सा टी साइंटिफिक है, कौन सा जी साइंटिफिक है, और भी अल्फ़ाबेट हैं, कौन सा कि साइंटिफिक है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। फिर उसकी थेरेपी देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने को बोलते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करना, और फिर ये ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में ही ये सब ठीक करने कराने चाहिए। अब सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि ये हैंडराइटिंग एनालिसिस है, इतना बड़ा साइंस है, इसके बेनिफिट भी समझ में आ गया। अब ये एनालिसिस कहाँ से करवाऊँ, कैसे होगा? तो जिसके माध्यम से ये आपको वीडियो मिला है, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, वो मेरा नंबर आपको दे देंगे। अगर आपको रैंडमली ऐसे यूट्यूब के माध्यम से मिला है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। कॉल अगर पिक नहीं हुआ तो व्हाट्सएप कर लेंगे।